हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की धमकी से वैश्विक तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने हमले का समय भी तय कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, मंगलवार रात 8 बजे ट्रंप ने कहा कि सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकराकर ईरान ने बड़ी गलती की और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका चाहे तो एक ही रात में ईरान को बर्बाद कर सकता है। इन्होंने ईरान को मंगलवार रात यानी आज रात तक की डेडलाइन दी है। वहीं ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो वो मंगलवार की रात को ही ईरान को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। ट्रंप ने साफ किया कि यह युद्ध सिर्फ एक मकसद के लिए है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने कहा कि ये बहुत जोखिम भरा फैसला था क्योंकि पायलट को निकालने के लिए 100 जान को दांव पर लगा दिया था। ट्रंप ने इसे हाल के दशकों में सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक बताया। ईरान ने भी अमेरिका और इजरायल को फिर चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर उनके नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और हर हमले का दोगुना जवाब दिया जाएगा। ये धमकी ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान को मंगलवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने या भारी तबाही के लिए तैयार रहने को कहा था। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 नई शर्तों का प्रस्ताव भेजा। ईरान ने जंग को अस्थायी रूप से रोकने की जगह परमानेंट सीजफायर की मांग की है। साथ ही जंग में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा। ईरान ने कहा कि जंग को रोकने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सुरक्षित नियम बनाने पड़ेंगे। अगर अमेरिका दोबारा हमले न करने की गारंटी देगा तभी हम अपनी तरफ से हमले रोकेंगे। ईरान की तरह हूती ने भी अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि वो अमेरिका के साथ सीजफायर का सिर्फ तब तक पालन करेंगे जब तक सामने से पोक नहीं किया जाता। हूती ने कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम लाल सागर को पूरी तरह से बंद कर देंगे और हॉर्मुज की तरह बाब अल मंडेब को भी बंद कर देंगे। ईरानी सेना के अड्डों पर इजरायल बम मार रहा है और इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके हमले में IRGC के हेड कमांडर मजीद खादमी की मौत हो गई है। वो IRGC के खुफिया संगठन के हेड था जिसे IDF ने ढेर कर दिया। वहीं इजरायली सेना ने पोस्ट कर कहा कि हम अपने लोगों के हथियारों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी कर तेहरान हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टरों पर हमला करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने रात भर में तेहरान के हवाई अड्डों पर ईरानी वायुसेना और IRGC वायुसेना को कमजोर करने के मकसद से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ईरान के इस्फान प्रांत में अमेरिकी बचाव अभियान के बाद छोड़े गए अमेरिकी सैन्य विमानों के मलबे का वीडियो सामने आया। वीडियो चीनी मीडिया ग्रुप ने जारी किया। 3 अप्रैल को ईरान के इस्फान प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान को मार गिराया गया था। चालक दल के दोनों सदस्य विमान से बाहर निकलकर बच गए। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में अपने जमीनी हमले और तेज कर दिए हैं। IDF की ताज़ा वीडियो में सैनिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करते नजर आ रहे हैं। सेना का दावा है कि अब तक 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों, हथियारों के डिपो और बंकरों को जमींदोज कर दिया गया है। लेबनान में अब तक 1400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मालदा बंधक कांड की जांच अब NIA करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंगाल पुलिस की जगह NIA के पास ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तार हुए 26 लोगों की कस्टडी NIA को सौंप दी गई है। मामले में दर्ज 12 FIR की जांच भी NIA ही करेगी। बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को भी लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी और आपके प्रशासन की नाकामी है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को पीछा करने का वीडियो सामने आया है। बंधक बनाए जाने की घटना के बाद 1 अप्रैल की रात 7 अधिकारियों को कालियाचक नंबर 2 ब्लॉक ऑफिस से आधी रात को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। CCTV फुटेज में 20 से ज्यादा बाइक जजों के काफिले का पीछा करती दिख रही है और इस काफिले में लगातार 2 बार हमला भी किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 4 बजे होटल द ललित ग्रेट ईस्टर्न कोलकाता में मैनिफेस्टो जारी करेंगे। दूसरी ओर बंगाल के CM ममता बनर्जी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैरकपुर में सभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की नई लिस्ट जारी कर दी है। 40 प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है जिनकी कंधों पर पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। उनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी को भी प्रचार की जिम्मेदारी मिली है।
बंगाल चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। टीएमसी को 140 से 160 सीट से मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 130 से 150 सीट्स मिल सकती है। अन्य के खाते में 7 से 16 सीट से जाने का अनुमान है। वोट परसेंट का अगर जिक्र करें तो टीएमसी को 43, बीजेपी को 41 और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। तमिलनाडु, असम और केरलम का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। मेट्राइस ओपिनियन पोल के माने तो असम में एनडीए 90 से ज्यादा सीट्स जीतकर सत्ता में दामदार वापसी कर सकती है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 22 से 32 सीट्स मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में डीएमके को 102 से 115 सीट्स मिल सकती है। एनडीए 160 से 120 सीट्स हासिल कर सकती है। केरल में लेफ्ट गठबंधन को 60 से ज्यादा सीट्स मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 67 से ज्यादा सीट्स मिल सकती है। असम में पीएम मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वो लोग हैरान और परेशान हो चुके हैं। इन्होंने असम के साथ हमेशा अन्याय किया। विकसित असम के निर्माण में डिब्रूगढ़ का अहम रोल रहने वाला है। हमने घुसपैठियों को भगाकर असम को नई पहचान दिलाई। असम के लोग परिवारवादी पार्टियों को कभी वापस नहीं आने देंगे। असम की श्रीभूमि में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर यूसुफ पठान ने भरोसा जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव सदन से खारिज हो गया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर विपक्ष के 193 सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, जिसे राज्यसभा से खारिज कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को योग्य नहीं माना। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में सेंध मामले में पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही कार भी बरामद कर ली गई। दरअसल दिल्ली विधानसभा कैंपस में सोमवार को सुरक्षा में बड़ी चूक हुई सामने आई, जहां दोपहर करीब 2 बजे यूपी नंबर की कार वीआईपी एंट्री वाले गेट नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसी। कार ड्राइवर ने नकाब पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर गया और गुलदस्ता रखकर कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। वहीं घटना के बाद से गेट नंबर 2 पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। पंजाब के फाजिलका में एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। हमले में युवक की उंगली कट गई और उसका एक दोस्त भी घायल हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले के वक्त वो ईंट भट्टी पर काम कर रहे थे और दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिहार के हाजीपुर में पति पत्नी के विवाद में एक दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर दी। वहीं दरोगा ने खुद को अकेले कमरे में बंद करके घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि दरोगा कौशल कुमार टीओपी के प्रभारी थे और एक अच्छे ऑफिसर थे। वो अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे और घटना के पीछे का कारण निजी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश की वजह से एक तेज रफ्तार इनोवा कार नेशनल हाईवे पर फिसल गई। ड्राइवर की ओर दूसरी ओर तरफ चली गई, जिसमें वो उल्टी दिशा में आ रहे एक लॉरी से टकराकर सड़क से नीचे उतर गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेट्रोल पंप जंग का अखाड़ा बन गया। पेट्रोल भरवाने को लेकर आरोपी ने स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। सीसीटीवी में शख्स की गुंडागर्दी को साफ देखा जा सकता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अर्पित सिंह बग्गा को अरेस्ट कर लिया है और मामले की तफ्तीश भी अब जारी कर दी है। कानपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ। मौके पर कुछ सिलेंडर भी फटे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। महर में अवैध डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत 20,000 लीटर डीजल और 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। प्रशासन की टीम ने हाईवे किनारे कई ढाबों पर औचक छापेमारी की। एक ढाबे पर डीजल टैंकर सहित ड्रमों में भरकर रखा गया अवैध डीजल मिला। तलाशी में 47 लीटर अवैध शराब भी मिली। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में चोरों ने गैस गोदाम को निशाना बनाया। दीवार तोड़कर 14 भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए। कुछ दिन पहले भी इसी एजेंसी से 12 भरे सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। गोदाम के मैनेजर ने बताया कि पहले हुई चोरी की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैनेजर के मुताबिक करीब 90,000 रुपए का नुकसान हुआ है।
फर्रुखाबाद में एक ढाबे पर युवक पर जानलेवा हमले का आरोप है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला किया, गाड़ी पर ईंट पत्थर चलाए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिख रहा है कि युवक ने ढाबे पर थाट गाड़ी लगाई होती है, तभी उस पर कुछ लोग टूट पड़ते हैं। जान बचाने के लिए वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। पीड़ित ने पत्नी और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। देहरादून के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। रूस के बंदरगाह शहर पर यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए हैं। गवर्नर के मुताबिक इन हमलों में 10 लोग घायल हुए हैं और कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रात भर में यूक्रेन के 50 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। युद्ध के इस ताजा मोड़ ने तनाव को और बढ़ा दिया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की रिहाई का आदेश दिया। आपको बता दें कि पिछले साल हुए जेएनसी प्रोटेस्ट मामले पर दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। 28 मार्च से ही दोनों नेता जेल में थे, जिसे लेकर काठमांडू समेत देश में कई हिस्सों में प्रोटेस्ट भी चल रहा था। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। 7 लोग लापता हैं और फिर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। करीब 12 दिन पहले अफगानिस्तान में तूफान और भारी बारिश शुरू हुई थी, जिससे देश के अधिकांश 34 प्रांत प्रभावित हुए। रूस के दागिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। राजधानी में पानी के तेज बहाव से मिट्टी धंसने के कारण एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। गनीमत रही कि उस वक्त लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोग लापता है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों से करीब 4000 लोगों को रेस्क्यू किया है। आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें गुवाहाटी के मैदान पर आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 31 मुकाबले खेले गए, जिसमें से मुंबई ने 16 और राजस्थान ने 14 मुकाबले जीते। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी राहत की खबर है। टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हो चुके हैं और आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच पारस महाब्रेम ने बताया कि हार्दिक चोटिल नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो पूरी तरह से फिट है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को हार्दिक की कमी गेंदबाजी में साफ तौर पर खली थी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने साथी खिलाड़ी तिलक वर्मा के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुंबई इंडियंस का आज कल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होना है। उससे पहले दोनों खिलाड़ियों ने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रोहित और तिलक दोनों ही खिलाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में दर्शन किए। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला बारिश की भीड़ चढ़ गया। केकेआर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने 3.4 ओवर में 2 विकेट पर 25 रन बनाए थे, लेकिन उसी वक्त बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैच रोकना पड़ा, जो दोबारा शुरू नहीं हो सका। अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण करने के बाद दोनों कप्तानों से चर्चा कर मैच रद्द करने का फैसला लिया। केकेआर और पंजाब दोनों ही टीम के बीच एक पॉइंट बांटा गया है। भारत के बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके दम पर उन्हें नामित खिलाड़ियों में जगह मिली है।